उत्तराखंड की चमोली में बड़ा रेल हादसा हुआ है। सुरंग के अंदर दो ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई और इस जबरदस्त हादसे में 60 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत गंभीर है। वहां पर सुरंग के भीतर मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेन आपस में टकरा गई। दरअसल चमोली में निर्माणाधीन THDC जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जहां TVM साइट पर मंगलवार को शिफ्ट चेंज के समय एक हादसा हुआ। टनल के भीतर मजदूरों को ले जाने वाली दो लोको ट्रेनों की आपस में टक्कर यहां पर हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में जो मजदूर थे वो घायल बताए जा रहे हैं। 60 मजदूर घायल हैं, कई और जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में ये बड़ा रेल हादसा हुआ, ये बड़ी खबर। चेंज ओवर के समय जो दो लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं, कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण CMO साहब के स्तर से किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पे पहुंची थी। वहां पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी वो खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइम ऑफिस से, तो उसका कुछ ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें यह हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़े, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और बड़ी खबर है। इंदौर से सनसनीखेज खबर आपको हम बता दें, जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत की खबर है। दूषित पानी पीने से ये 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए, जानकारी ये मिल रही है। स्थानीय लोगों ने 5 लोगों की मौत का दावा किया है। CM मोहनलाल यादव ने 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है मृतकों के परिजनों के लिए। ये बड़ी खबर है। इंदौर सबसे साफ शहरों में इंदौर सबसे आगे, लेकिन वहां पर आप देख लीजिए दूषित पानी पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। कहा यह जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने 5 लोगों की मौत का दावा किया है। CM मोहनलाल यादव ने 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। CM मोहन यादव इस मामले पर दुख व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। राजस्थान के जयपुर में छात्रा के खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द की है। इस स्कूल पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ये CBSE की ओर से कहा गया है। नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा ने खुदकुशी की थी। 10वीं और 12वीं के छात्र इस बार परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन उसके बाद जो है इस स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी। ये CBSE की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। जयपुर में ये स्कूल है जहां पर छात्रा ने खुदकुशी की थी और इसी मामले पर यह एक्शन हुआ कि नीरजा मोदी स्कूल इसका नाम है और मान्यता इसकी CBSE की ओर से रद्द कर दी गई है। स्कूल पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ये CBSE ने कहा है। और 10वीं और 12वीं के एग्जाम होंगे, इस बार छात्र जो हैं वो परीक्षा दे पाएंगे और उसके बाद इसकी मान्यता रद्द। आज गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का 3रा दिन है। बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ महामंथन करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर। उनके बंगाल दौरे का आज 3रा और आखिरी दिन है। बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ वहां पर बैठकें करेंगे, महामंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही तैयारियां किस तरीके से वहां ग्राउंड पर चल रही हैं, इसी के बारे में फीडबैक भी लेंगे गृह मंत्री और वो दिशा निर्देश भी वहां जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको देते हुए दिखाई देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। ये जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? वो ठीकरा फोड़ते हैं कि BSF है, वो रोक नहीं रही है। कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है
और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। छकुनी मामार चेला चामुंडारा घुरे बेড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। तो घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी किस तरीके से आमने सामने हैं, ये आपने सुना। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और ममता बनर्जी को घेरने का प्लान वहां पर बनाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर में बैठक की पहले दिन अमित शाह ने वहां पर उनकी मौजूदगी रही और बीजेपी मुख्यालय गए, वहां पर मीटिंग की। और आज भी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके साथ में उनका महामंथन होने वाला है। बीजेपी सांसदों और विधायकों से वो बात करेंगे वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कैसे तैयारियों को और मजबूत करना है और भी बल देना है, इसी पर जोर होगा। और आज बैठकों का दौर वहां पर लगातार चलेगा। बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। आज उनके दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है और आज भी सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर यूं ही चलता रहेगा। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और टीएमसी जो है वो बीजेपी पर उल्टा आरोप लगा रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से क्या कहा गया है घुसपैठ को लेकर, आपको सुनाते हैं। एरियात जितो তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো বেছি, আমাৰ হিন্দু মানুহৰ মাজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো কমি কমি গৈ আছে। গতিকে পাৰ্থক্যটো আছে। সেইকাৰণে আমি সকলো হিন্দু মানুহক কওঁ যে আপোনালোকে এজন সন্তানত নাথাকিব, অন্ততঃ দুজন জন্ম দিব লাগে। গতিকে যোনে পাৰে তিনিজনো জন্ম দিব লাগে। মুছলিম মানুহক আমি কওঁ যে 8টা 7টা নিদিব, কম কৰিব। হিন্দুক আমি কওঁ যে অলপ বেছিকৈ সন্তান কৰক, নহ'লে ঘৰখন চাবৰ কাৰণে কোনো নোহোৱা হ'ব। और वहीं टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवा देते हैं। জানি না উনি বেঙ্গলের পলিটিক্স কতটা ফলো করেন। উনি অনুপ্রবেশ নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, আমি অমিত শাহকে অনুরোধ করব যে দয়া করে উনার রাজ্যসভার এমপি দুদিন আগে যে বক্তব্য রেখেছেন অনন্ত মহারাজ, তার কথাটা মন দিয়ে শুনতে। 2 মাস আগে তাদেরই লোকসভা এমপি জগন্নাথ সরকার যে কথাটি বলেছে সেই কথাটি মনোযোগ দিয়ে শুনতে। আমি বলছি না, বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজ বলছেন যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছে সবথেকে বড় ঘুষপেটি আর পাকিস্তানি। আমার কথা না। 2 মাস আগে লোকসভার সাংসদ রানাঘাটের জগন্নাথ বাবু সে বলছে যে বিজেপি যদি বাংলায় ক্ষমতায় আসে তাহলে আর बॉर्डर बोले किछु থাকবে না। बंगाल में चुनाव पास में है और इसीलिए घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। अब घुसपैठ के ही मामले को लेकर विजय सिन्हा की ओर से क्या कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। कि निश्चित तौर पर बंगाल कहीं न कहीं पूरे मां भारती के संतानों को डरा रहा है। जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल के संस्कृति और भारतीय सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का जो कथन है वो सत्य है। बंगाल का ये स्वभाव नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार का जो स्वरूप है, जो कार्य पद्धति है, कहीं न कहीं हर भारतीय को लज्जित कर रहा है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में अकोला से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक प्रत्याशी चिल्लर लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंच गया। प्रत्याशी ने जैसे ही पॉलिथीन में जमा किए गए चिल्लर मेज पर रखे, अधिकारी हैरान रह गए। ये 10-10 रुपए के सिक्के थे जिन्हें बतौर जमानत राशि जमा करवाया गया था। मेज पर जैसे ही चिल्लर गिरे, महिला अधिकारी ने इसे गिनना शुरू कर दिया। इतने सारे चिल्लर देखकर दूसरे कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और सब मिलकर इन्हें गिनने लगे। हालांकि 5,000 रुपए की जमानत राशि में 10, 20, 50 और 500 रुपए के भी नोट मिले, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या चिल्लर की थी।
जमा करने के बाद लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने नामांकन भरा और गरीबी की दुहाई देने लगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे जनता ने पाई पैसे जमा करके दिया है। अकोला नगर निगम में नगर सेवक की 73 सीटें हैं। अब देखना ये होगा कि चिल्लर वाले प्रत्याशी का क्या होता है। अब इसी बीच एक बड़ी और अच्छी खबर आपको हम देते हैं। भारत के लिए नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ा है। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी हो गई है और 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। तो नए साल के मौके पर ये भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और जापान को पीछे छोड़ दिया कि भारत ने, जिसके बाद अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद भारत जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीते 10 साल में 105% बढ़ी देश की इकोनॉमी, ये पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। और अमेरिका, चीन, जर्मनी से भी ज्यादा तेज बढ़त है भारत की इकोनॉमी में। जापान को पीछे छोड़ दिया गया, जापान को पछाड़ दिया गया। अब जर्मनी की बारी है, जर्मनी का नंबर है और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है भारत का और अब उसकी तैयारी है 2030 में जर्मनी को पीछे पछाड़ने की। उत्तराखंड के नैनीताल में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में सुबह अचानक से आग लग गई और आग लगने की वजह से पार्किंग में खड़े जो वाहन थे वो खाक हो गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया कि ये इस वक्त की अपडेट है, लेकिन ये बीडी पांडे अस्पताल है जहां पर सुबह अचानक से आग लगी। अब आग की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आग लगने की वजह से पार्किंग में जो वाहन खड़े हुए थे वो भी जलकर राख हो गए, खाक हो गए। दमकल की टीम यहां पर पहुंची तुरंत ही और आग पर काबू पा लिया गया कि आग को बुझा लिया गया कि ये इस वक्त की अपडेट है नैनीताल, जहां पर अभी न्यू ईयर के जश्न के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे भी हुए हैं। और ये हालांकि आग जो लगी है वो बीडी पांडे अस्पताल में लगी है, जहां अचानक से आग लगी सुबह और खड़े जो पार्किंग में वाहन थे वो भी इस आग की जद में आ गए और जलकर राख हो गए। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा के और घने कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी दिल्ली है। एनसीआर में प्रदूषण के साथ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। अभी 2 घंटे तक ये कहा जा रहा कि मौसम विभाग की ओर से कि 2 घंटे घना कोहरा ऐसे ही रहेगा। तो दिल्ली एनसीआर पूरा घने कोहरे की चपेट में है। धुंध और घने कोहरे की जद में राजधानी दिल्ली है। यहाँ पूरा एनसीआर जो है वो पॉल्यूशन के साथ साथ घने कोहरे की मार से भी बेहाल है। और मौसम विभाग की ओर से अभी एक आ गया है कि 2 घंटे और ऐसे ही कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी। इस वक्त विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 के बराबर है, बहुत कम विजिबिलिटी है, देख पाना मुश्किल है। जो लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर घना कोहरा अलग अलग इलाकों में यहाँ के छाया हुआ है। एक तो पॉल्यूशन भी है, उसके ऊपर से कोहरा है और इस तरीके से विजिबिलिटी किस तरीके से जीरो हो गई है। ये 3 जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, नोएडा में किस तरीके से धुंध छाई हुई है, गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर धुंध की चादर है। एक तो प्रदूषण की मार से वैसे ही दिल्ली एनसीआर के लोग बेहाल हैं, ऊपर से घना कोहरा छाया हुआ है। अगर आप घर पर बैठकर न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑनलाइन खाना या जरूरी सामान मंगाने की सोच रहे हैं तो आज आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्रिसमस पर हुई सांकेतिक हड़ताल के बाद अब वर्कर्स यूनियनों ने साल के सबसे व्यस्त दिन डिलीवरी सेवाएं पूरी तरीके से ठप होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी सेवाएं नहीं देंगे। आज देश भर में प्रभावित हो सकती है ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं। आज हड़ताल पर रहेंगे गिग और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग। वेतन की इनकी मांग है, सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं और साथ ही अच्छी परिस्थितियों की मांग को लेकर इनकी हड़ताल है। तो जोमैटो, स्विगी जैसी, जेप्टो जैसी जो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आज वर्कर्स काम नहीं करेंगे। उनकी अलग अलग मांगे हैं जिनको लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं और आज भी वो हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। वेतन की इनकी मांग है, वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनको उचित सुरक्षा मिले ये भी इनकी मांग है और साथ ही जो 10 मिनट में डिलीवरी का
अब वादा किया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उसको भी हटाने की, बंद करने की इन वर्कर्स की मांग है। ये कहा जा रहा है कि अच्छी परिस्थितियों में वो काम कर पाए, ऐसा माहौल उनके लिए क्रिएट हो और अलग अलग अपनी डिमांड्स को लेकर ये आज भी हड़ताल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के उन्नाव से खबर है। उन्नाव में पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि गुस्से में पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ गई थी और वहां उसे मधुमक्खियों ने काट लिया। गुस्साई पत्नी पानी की टंकी पर चढ़कर पति को भला बुरा कह रही थी। पति को जब इसकी सूचना मिली तो वो भी दौड़ता हुआ पानी की टंकी के पास आया और पत्नी को मनाने के लिए टंकी पर चढ़ गया, लेकिन तभी दोनों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। पति तो मधुमक्खियों से बच गया, लेकिन पत्नी को मधुमक्खियों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ओडिशा की विजिलेंस ने एक सरकारी अधिकारी के घर पर छापा मारा और छापेमारी में विजिलेंस की टीम को जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर हर कोई वहां पर हैरान रह गया। विजिलेंस की टीम ने जब कटक जिले में एडिशनल तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा की सास की घर की अलमारी खोली तो उसमें एक सीक्रेट लॉकर मिला, जिसमें 500 रुपए के नोट बिछे हुए थे। जब घर से बरामद हुई रकम की गिनती हुई तो ये रकम 75 लाख रुपए की निकली। इस अधिकारी की जब नियुक्ति हुई थी तब इसका वेतन मात्र 2000 रुपए था, लेकिन अब इस अधिकारी के पास इतना पैसा देखकर छापा मारने वाले भी दंग रह गए। ये छापेमारी भुवनेश्वर में हुई, जहां जितेंद्र कुमार पांडा ने अपनी सास के घर में पैसा छुपा कर रखा था। विजिलेंस की टीम को करीब 100 ग्राम सोना भी मिला है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर का भी पता चला है, जिसे खोले जाना बाकी है। इसके अलावा छापेमारी में इस अधिकारी की कई अचल संपत्तियों का भी पता चला है। और इसी बीच यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर है। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया कि तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर यहां पर मार दी और कार की टक्कर से ई रिक्शा चालक जो है वो घायल बताया जा रहा है। ये नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर एक बार फिर से दिखाई दिया। यहां तेज रफ्तार कार आई और उसने ई रिक्शा चालक को टक्कर मार दी, ई रिक्शा को टक्कर मारी और इसमें कहा यह जा रहा है कि कार की टक्कर से ई रिक्शा चालक जो है वो घायल हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस पहुंची यहां मौके पर, लेकिन जब यह हादसा हुआ उसके बाद की ये तस्वीर है। कार की टक्कर से ई रिक्शा चालक बुरी तरीके से घायल हुआ है। तेज रफ्तार कार का कहर यहां पर दिखाई दिया। नोएडा से खबर है। ई रिक्शा को टक्कर मारी तेज रफ्तार कार ने और उसके बाद जो चालक था ई रिक्शा का वो जख्मी बताया जा रहा है। जिस वक्त ये हादसा हुआ और किस तरीके से ये टक्कर हुई है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। नोएडा से बड़ी खबर। स्थानीय लोग वहां पर जमा हुए, पुलिस पहुंची और उसके बाद इस हादसे के बारे में जानकारी जुटाई गई। कार के आगे का हिस्सा किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है ये वो तस्वीर, और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी तेज रफ्तार कार ने और उसके बाद चालक जो ई रिक्शा चालक है वो घायल बताया जा रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस बात को लेकर गुस्से में है कि एंजल चकमा को नस्लीय हिंसा का शिकार होना पड़ा, लेकिन देहरादून की पुलिस ने जांच पूरी होने से पहले ही नस्लीय हिंसा की घटना से इनकार कर दिया है, जिस पर अब बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल ही सीएम धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की थी और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 6ठे आरोपी के नेपाल भागने की खबर है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कर रही है, तो वहीं त्रिपुरा सरकार ने भी एंजल चकमा के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें साफ साफ लिखा है कि घटना के दिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एंजल चकमा पर हमला किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने धामी सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे ही मामले में एक तरफ जहां विरोधी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं उत्तराखंड की सरकार सख्त एक्शन की बात कह रही है। एंजल हत्याकांड में पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि पुलिस देर से एक्शन में आई, जिसके चलते एक आरोपी नेपाल भाग गया और दावा यही है कि हत्या नस्लीय टिप्पणी करते हुए की गई। हम लोग को मेरे को तरफ प्रूफ कर रहा था, जिनकी उनके मेरे को तरफ से रेजिज्म कर रहा था। अब पुलिस कह रही है कि इस मामले में नस्लीय टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं है। प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि एसएसपी अपने बयान से मुख्यमंत्री की छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संवेदनशील मामले में असंवेदनशील काम और बातें
उत्तराखंड की सरकार की तरफ से सुनने में आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने पीड़ित के पिता के साथ सीएम फोन पर की गई बातचीत को भी दिखावा बताया है। अगली खबर केरल से है। केरल के पाथानामथिट्टा में एक बुजुर्ग को कार चलाना भारी पड़ गया कि यहाँ जिनकी कार ने पहले एक दुकान में जोरदार टक्कर मारी और फिर रिवर्स करने के चक्कर में एक खंबे और कार से जा टकराई। गनीमत ये रही कि बुजुर्ग सही सलामत है। पहले फर्स्ट गियर और फिर बैक गियर। फर्स्ट गियर लगाया तो शोरूम चकनाचूर हो। जब बैक गियर लगाया तो न जाने कितनों की जान पर खतरा बना है। असल में कार 86 साल के बुजुर्ग चला रहे थे जो गियर को लेकर ऐसा कंफ्यूज हुए कि बैक गियर की जगह फर्स्ट गियर और न्यूट्रल की जगह बैक गियर लगा गए। वो तो गनीमत रही कि पीछे से आ रहे कार वाले ने मौके को भांपते हुए पहले ही ब्रेक लगा दिए थे और दूसरा कोई भी वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। देश के एक मौलाना ने कहा था कि नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में नाजायज है। अब कुछ हिंदू धर्म गुरुओं ने भी सनातन का हवाला देते हुए नए साल के जश्न को मनाने से इनकार कर दिया है। तर्क ये है कि 1 जनवरी को पश्चिमी सभ्यता वाले नया साल मनाते हैं। हिंदू धर्म में नए वर्ष की तारीख 1 अप्रैल होती है। ये जो नया वर्ष पश्चिमी सभ्यता का है, ये अपना नया वर्ष नहीं है। तो भारत भूमि पर भारत भूमि का ही नया वर्ष मनाया जाना चाहिए। हम किसी के धर्म को क्यों माने, क्यों मनाएं? धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को दिक्कत इस बात से है कि केक काटकर जश्न क्यों मनाया जाता है। हम सब लोग उस दिन रामायण सुंदरकांड का पाठ करें, धर्म के अपने सनातन के कार्य करें। ये उल जलूल के जो काम होते हैं, केक काटो और बहुत सारी चीजें जो सनातन पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है ना, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। ये सिर्फ एक धर्मगुरु की बात नहीं बल्कि कई लोग इसी तरीके के तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई है। खबर है कि रेहान वाड्रा ने 7 साल से डेट कर रहे अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया था और अवीवा ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। यानी देश की सियासत में ताकतवर माने जाने वाले गांधी परिवार में जल्द ही शहनाई बजने वाली है। हालांकि रेहान और अवीवा की शादी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बताया गया कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को लेकर अपनी मंजूरी दे दी। इसी कड़ी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार सहित राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे। साथ में अवीवा का परिवार वहां पहुंच चुका है। तीनों परिवार रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरे हैं। खबर है कि तीनों परिवार 2 जनवरी तक यहीं रुकेंगे। प्रियंका और राहुल गांधी अक्सर रणथंभौर आते रहे हैं। इस बार वाड्रा और गांधी परिवार नए साल का जश्न भी यहीं मनाएंगे। हालांकि खबर है कि इस बार सोनिया गांधी परिवार के साथ रणथंभौर नहीं आई हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों की नींद उड़ी है। अपराधी खौफजदा है क्योंकि हर रात किसी न किसी अपराधी के लिए भारी पड़ रही है। यहाँ इसी मिशन के तहत गाजियाबाद और मेरठ में पुलिस ने हत्या और लूटपाट में फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया है। गाजियाबाद में पुलिस की गोली लगने से 25-25 हजार के इनामी बदमाश सुहेल और मोहम्मद शान घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने 11 दिसंबर को स्वयं की हत्या की थी। हत्याकांड के बाद से दोनों फरार थे, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दूसरी मुठभेड़ मेरठ में हुई। लूट के आरोपी प्रिंस ने खुद को घिरा देखकर पुलिस पर गोली चला दी, लेकिन वो भाग नहीं सका और घायल हो गया। बदमाश प्रिंस के ऊपर 25,000 का इनाम भी है। मौके से इसके पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश प्रिंस को इलाज के लिए CHC भावनपुर में भर्ती कराया है।